नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। जनपक्ष में आज हम बात करेंगे युवाओं के भविष्य को लेकर। दरअसल भारत युवाओं का देश है। चीन से भी ज्यादा युवा भारत के अंदर है, यानी 65 करोड़, यानी भारत की आधी आबादी युवा है। ये भारत की ताकत है, परंतु इसे जरूरत है एक रास्ते की। सिस्टम इसके लिए कितना तैयार है और खुद युवा इसके लिए कितना तैयार हैं, इसी पर है हमारी एक खास पेशकश, यंगिस्तान का भविष्य। दरअसल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 साल पहले जनसंख्या को लेकर जारी की गई एक रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2015 रिवीजन के मुताबिक 2030 तक भारत की आबादी 1.5 अरब हो जाएगी। अनुमान है इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक भारत की कुल आबादी के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन युवाओं की संख्या के मामले में भारत चीन से आज भी आगे है। खासकर 10 से 24 साल की उम्र के 35 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। युवाओं की इसी आबादी के अनुपात में भारत के किशोर भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत के किशोर और युवा कुल मिलाकर देश की कुल आबादी का करीब 50% है। देश की इतनी बड़ी आबादी देश को आर्थिक विकास की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और दुनिया के सामने एक नया प्रतिमान खड़ा कर सकती है, बशर्ते सरकार उनके अनुरूप योजनाएं बनाए और उन्हें लागू करे। साथ ही इस तबके की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी भारी निवेश करे। इसके लिए भारत को इस आबादी के लिए अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने होंगे और उनके अधिकारों का संरक्षण भी करना होगा। भारत सरकार ने 2022 तक देश की इस आबादी के लिए 10 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश का भविष्य वहां की युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। लिहाजा भारत की आबादी देश के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। जरूरत सिर्फ इसे सही दिशा देने और इसका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी योजनाएं लागू करने की है। अपने स्तर पर सरकार ने विकास को युवाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने की अनेक योजनाएं शुरू की हैं। अगर इन योजनाओं को प्रशासन अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं रहा तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हर हाथ को काम देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप और स्किल इंडिया समेत तमाम तरह की योजनाएं शुरू की हैं। अनुभव ये भी बताता है कि सिस्टम और युवाओं के बीच सहज और सरल संबंध नहीं स्थापित हो पाए तो मुश्किल होगी। सपने तो बहुत हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कौशल विकास योजना के तहत अगर देश के लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल मुहैया कराने की क्षमता होगी। जनपक्ष में हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने युवाओं के लिए जो सपना बुना है उस सपने पर उनकी राय क्या है। जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे कराता हूं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ अलका मल्होत्रा हैं, यूनिसेफ से है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र कसाना जी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में सरकारी काउंसिल हैं। और हमारे साथ दीपक द्विवेदी हैं, आप अध्यक्ष हैं नागरिक फाउंडेशन के और एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनपक्ष में और पूरे जनपक्ष का बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। सबसे पहले मैं इस मुद्दे को उठाते समय मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जनपक्ष में इस बात को रखना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यंगिस्तान के भविष्य को लेकर सरकार का जो सपना है, सरकार की ओर से जो स्कीम्स हैं उनके बारे में सुना है। ऐसे कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करिए। और जिसने सुना है जरा एक एक योजना के बारे में बताइए, बोलिए। मौजूदा सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जैसे कोई एक योजना बताइए। मेक इन इंडिया है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मेक इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इन्होंने बताया, आप बताइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मुद्रा बैंक की योजना, मुद्रा बैंक की योजना, आप बोलिए। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, आप बताइए। स्वरोजगार, नहीं, स्वरोजगार कोई योजना नहीं है शायद जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक योजना है। नहीं, वे योजनाएं जो सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए शुरू की हैं जी। आप बोलिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीछे दीजिए। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप, ठीक है। उधर कोई बताना चाहेगा?
ठीक है, तमाम तरह की योजनाएं हैं। हाँ, आप कुछ कह रही हैं। जनधन योजना। जनधन योजना नहीं, हाँ ठीक है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे, सुनने की बात तो अलग है, जिसने किसी भी योजना के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, ऐसे कितने लोग हैं? और कोशिश की तो क्या कोशिश की, आप बताइए। स्किल इंडिया के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मेरे टेलीविजन स्क्रीन पे एक नंबर आया कि आप इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए, आपके पास कॉल आएगी। मैंने मिस कॉल दिया उस नंबर पे, मेरे पास कॉल आया, रजिस्ट्रेशन हुआ, ये कोर्स हैं, आप क्या क्या चाहते हैं। मैंने सब कुछ रजिस्ट्रेशन कराया, एरिया पिन कोड, और मेरे नंबर पे एक मैसेज सेंड हुआ 3 इंस्टीट्यूट का कि आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। मैंने मीडिया का कोर्स चुना था। मैंने वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हमारा इंस्टीट्यूट कर्नाट प्लेस में है, आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए। तो मैं अपने घर से मतलब आर्थिक रूप से बहुत वीक हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि इसके लिए कोई चार्ज देना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो इसके लिए कोई चार्ज देना होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसकी आपके चार्जेस देने होंगे। तो मैंने उनसे बोला कि ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया, तो इसके चार्ज नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट ने अगर ये कोई योजना लागू की है तो उन्होंने बोला नहीं, इसके चार्ज देने होंगे। तो मैंने उनसे अमाउंट वगैरह पता किया, तो मतलब मैं एबल नहीं था उसके लिए, तो मैंने इसलिए वहाँ विजिट नहीं किया इंस्टीट्यूट में। सकते थे। यस सर। बिल्कुल, आप बताइए, आपने क्या जानकारी की? मुद्राएं योजना के बारे में सुना था कि कोई भी व्यक्ति मतलब अपना बिजनेस कर सकता है, तो उसके लिए बैंक से पैसे ले सकता हाँ, है। बैंक से पैसा ले सकता है। जब मैं अपने गांव में जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कोशिश किया कि मतलब वाटर प्लांटेशन लगाऊं। किस स्टेट में? बिहार में। कौन से गांव में? वैशाली, मिसरौलिया। तो जब हम गए, अपना जनदाहा ब्लॉक है वहाँ पे बैंक है, तो उस बैंक से जब कांटेक्ट किए तो वो मुझे बताया कि ऐसे नहीं होगा। वो बहुत कुछ मतलब जो व्यक्ति जानकार नहीं होते हैं उन्हें मतलब झूठा वगैरह बोल करके कि ऐसे ऐसे नहीं होता है। हम कहे कि नहीं सर, ऐसा होता है, हमें सरकार की एक स्कीम है, उससे तो पता चलता है। माने अफसर जो हैं वो स्कीम आप तक नहीं पहुंचा पाए। हाँ, लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि जो है युवाओं को फ्री सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का वो सिखाया जाएगा। मैं पिछले 5 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें शर्तें है कि वहाँ पर इतनी जगह होनी चाहिए, वहाँ पर इतना जो है वहाँ कैमरे लगे होने चाहिए, कंप्यूटर लगे होने चाहिए। इतनी ज़्यादा इनकी शर्तें हैं कि एक आम आदमी गाँव से जो है नहीं कर पाता इसको। और इनका सपना ये है कि हम जो है सबको रोजगार देंगे और जो है निःशुल्क सिखाएंगे। सहज और सरल नहीं हैं चीज़ें, ये उनका कहना है। लास्ट सर, मैंने डिजिटल इंडिया के तहत हमारे घर पे आए थे, उन्होंने फॉर्म दिए थे, तो उस फॉर्म को मैंने भरा। उस फॉर्म के तहत यह कहा गया था कि हर एक परिवार में एक को डिजिटल बनाया जाएगा, उसको डिजिटाइजेशन किया जाएगा। बट सर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया इसको लेकर। मैंने अभी फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया, बट कोई रिस्पांस अलका नहीं। मल्होत्रा जी, जनपक्ष से जो आवाज़ें आपको सुनाई दी हैं, वो आवाज़ क्या कहती हैं? कार्यक्रम के एक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल है, यही मुझे तो समझ आया। बिल्कुल। अगर तो क्लियरली ये कार्यक्रम जो युवा के लिए बने हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और उनको अचीव करने के लिए उनके तहत आपको बेनिफिट्स पाने के लिए थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ रही है। एक ज़माने में महात्मा गांधी कहा करते थे कि शिक्षा के बारे में वो बहुत जोर देते थे, और वो कहते थे कि जो छात्र है वो शिक्षा लेने के लिए स्कूल तक आए, ज़रूरत इस बात की है शिक्षा उसके दरवाजे तक जाए। जब आदमी इतना अंधेरे में होता है तब ऐसा करना पड़ता है। आज हजारों साल से गुलामी में रहने वाला भारत अगर आज उस उजाले में आया है तो अभी भी आंखें चुंधिया जाती हैं चीज़ों को देखकर। आज क्या आपको ज़रूरत नहीं लगती है कि रोजगार आपके द्वार, यानी जहां इन युवाओं को उन ब्यूरोक्रेसी के कर्मचारियों के पास जाकर के डर डर करके वहां तक 2-3 इनमें से पहुंचे, इसके बजाय होना तो ये चाहिए था कि वो इनके दरवाजे पर आकर के इनकी स्थिति को समझते, इन्हें समझते, इनके साथ बातचीत करते, काउंसलिंग करते, 10 तरह की चीज़ों पर डिस्कस करते। एक पूरा एक ऐसे सिस्टम के होने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इसकी पहल युवा को खुद ही करनी पड़ेगी। ये जो आप 50% पॉपुलेशन कह रहे हैं जो हमारी बिलो दी एज ऑफ 35 है, हाँ, यंगिस्तान, तो इस यंगिस्तान को थोड़ी सी मुझे लगता है मुशक्क़त, थोड़ी से ज़्यादा मुशक्क़त खुद करनी पड़ेगी। रोज़गार आ सकता है, पर रोज़गार
मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपने आप को और ज़्यादा एंटरप्राइजिंग करके हमें केवल विजेंद्र सरकार पर। कसाना जी, आपको जो ये आवाज़ है, इस आवाज़ में से आपका मत क्या बनता है? देखिए, हमें एजुकेशन की क्वालिटी पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी पीछे कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आया कि भारत में जो इंजीनियर हम अभी तैयार कर रहे हैं वो केवल 5% इंजीनियर भारत के नौकरी के लायक हैं। इसके माने कहीं कोई ऐसी शरारत है जो नाकाबिल लोगों को भी वो डिग्रियां बांट रहे हैं। इस पे सरकार को बहुत तुरंत ध्यान देना चाहिए। हमें कोई बेकारे लोगों की फौज नहीं खड़ी करनी ऐसा है। लगता है, ऐसा लगता है। दूसरा जो है, हमें ग्राम की तरफ अपने विकास को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पलायन बच्चे करेंगे तो शहर पहले ही बहुत दिक्कत में है, बहुत महंगा है। तो हमें सारे जो रोजगार के अवसर हैं वो गांव की तरफ सरकार डेवलप करे। और उन लोगों इस बात को आप मानते हैं कि अगर पलायन गांव से शहर की ओर होगा तो जो लोग पहले से शहर में रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी? नहीं, जो गांव में उनको रोकिए, जो शहर में वो तो है ही है, उनको तो काम दीजिए, लेकिन गांव से पलायन आगे रुकना चाहिए। गांव मैं से भी यही कह रहा हूं कि शहर में जो एग्जिस्ट जो पॉपुलेशन है, युवा हैं, अगर और ओवर पॉपुलेशन युवाओं की गांव से शहर की ओर बढ़ेगी तो दिक्कत इनके लिए भी होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और मान लिया आप किसी कॉल सेंटर में किसी को 15,000 रुपये की नौकरी देते हैं, तो गांव में रहने के बाद वो बहुत आराम से अपना गुजारा कर लेगा। शहर में वो स्लम में उसको कमरा लेना पड़ेगा, बहुत उसकी मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अमेरिका में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहाँ जो कॉल सेंटर हैं डेवलप्ड एरिया में नहीं लगते, जो रिमोट एरिया है उधर उन्होंने उनका रुझान किया है। तो हमको ये रुझान अपने गाँव की तरफ ले जाने पड़ेंगे। दीपक जी, अमेरिका की कंपनी है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के संस्थापक ने उस कंपनी को का जो हेडक्वार्टर बनाया है, जहाँ पर सारा जो भी कुछ होता है, वो अपने गांव के अंदर ही बनाया है। वो लड़का भी गांव का रहने वाला है। ऐसा किस लिए हो पाता होगा? शायद वहाँ पर बिजली है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो शायद वहाँ पर होती होंगी, इसलिए। देखिए, आपने अच्छी बात एक सामने रखी है कि ब्लैकबेरी इंटरनेशनल कंपनी है। बिल्कुल, सारे जितने लोग बैठे हैं सारे लोग जानते हैं इस विषय में। उन्होंने अपने गांव से शुरू किया। हमको इंटरनेशनल लेवल पर हमारा स्थान कहाँ पर है इसका एक बार सबको अंदाज भी है और इसका अध्ययन भी करना चाहिए। आज़ादी से पहले भी लोग विलायत पढ़ने जाते थे, जिसको विलायत कहा जाता था। अमेरिका जाते थे, लंदन जाते थे। बिल्कुल। अब देशों की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। पहले ज़्यादातर बैरिस्टर बन के आते थे, जिनको एडवोकेट कहा जाता है, वकील। उनको सीनियर नेहरू जी भी पढ़ के आए। देश में काफ़ी लोगों के मॉडल हैं। इंजीनियरिंग उसके बाद लोग पढ़ने के लिए जाते थे और मेडिकल पढ़ने के लिए जाते थे। अब मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं। लेकिन असली जो चीज़ आपने जिस विषय को लेके शुरू किया है, जो देश का असली युवा है, मेरी दृष्टि में आज यहाँ पर बैठा है दोनों। ठीक है। किस युवा को नौकरी की ज़रूरत है और किस युवा को नौकरी की ज़रूरत नहीं है, दो अलग विषय हैं। सरकार किसको पढ़ाना चाहती है और किसको सरकार की पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। जो देश उसकी तरक्की के लिए लगा है, सरकारी मशीनरी लगा है, स्टेट गवर्नमेंट्स लगी हैं, भारत सरकार लगी है, यूनाइटेड नेशंस लगा है और उसकी डिफरेंट बॉडीज़ लगी हैं, चाहे यूनिसेफ हो, यूएनडीपी हो, वर्ल्ड बैंक, सारे लोग लगे हैं। वो कौन सा तबका है जिसके लिए सारे लोग चिंतित हैं कि इनको आगे आना है? वो तबका जो है सामान्य और उससे नीचे का तबका है, जहां से सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे। इन सब की आपका मानना है कि पूरा सिस्टम इस बात को लेकर चिंतित है और आंसू बहा रहा है? बिल्कुल। इस बात को लेके इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा कि जैसे टीकाकरण कार्यक्रम है, एडोलसेंट इश्यूज है, चाइल्ड एब्यूज है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो युवा से पहले का प्लेटफॉर्म है। बात अभी युवाओं की हो रही है, जो इस तरह से अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको 2 लात मारने के लिए जो हिम्मत रखता है, उसकी बात हो रही है। आपने ये चीज़ ठीक कहा है कि युवाओं के लिए जो परिस्थितियां आपने कहा कि सारे अभी इन युवाओं ने बताया कि सबने कोई ना कोई स्कीम बताई भारत सरकार की, रेडियो टेलीविजन सबसे आते हैं, लेकिन ये लोग उसके आगे नहीं बता पा रहे। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई। आज भी आप देखेंगे सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सूचना तंत्र को प्रचारित प्रसारित करने के लिए उसके पास 2 साधन हैं। एक राज्य का सूचना केंद्र होता है, एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, जो भारत सरकार की ओर से ऑपरेट होता है।
दीपक जी, सूचना केंद्र तो होता है, सूचना तंत्र भी होता है। सूचना जब उन्हें मिलती है और वो दफ्तर में जाते हैं, वहाँ पर उनको जिस तरह का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो रेस्पॉन्स जब उनको नहीं मिलता है, तब उस सारे सूचना तंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। क्या कहेंगे कसाना जी? देखिए, जो युवा है उसको इतनी सूचना तो है कि उसको क्या करना है वो ठीक से समझता है, लेकिन ये हमारी जो जिम्मेदारी उस पर हम खरा नहीं उतर रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है इस भारत में कि जो पहले तो हम यही देखें कि जो हमारा 65% युवा है उसका 70% जब टोटल आबादी गांव में है तो उस 65% का भी 70% युवा गांव में ही होगा। अब उस पे हम उसके लिए बड़ा सेक्टर हमारे पास एग्रीकल्चर है। सरकार एक मेहरबानी हम पे कर दे कि उनका एक्विजिशन कम कर दे, जो अधिग्रहण है उसको मिनिमम करे और उस सेक्टर को डेवलप करे, जिससे युवाओं को, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फिशरी है, बागवानी है, जो कि चिंता इस बात की आने वाले टाइम में है जब हम बहुत बड़ी तादाद इस देश में होंगे तो हम लोगों को पेट भरने के लाले यहाँ पड़ने वाले हैं इस देश में, तो उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो सरकार का ध्यान दूसरी चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाहिए। पहला जो हमारा काम है कि हम अपने नागरिक को खाना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उस नागरिक को कपड़ा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग की शिक्षा हमको लागू करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में इंजीनियर्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पॉलिटेक्निक और ITI की ज़्यादा जरूरत है, लेकिन हमारे प्लानिंग कमीशन ने इस बात पे कभी सोचा ही नहीं कि हमको ज्यादा पॉलिटेक्निक और ITI निकालने चाहिए, ना कि इंजीनियर। हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक का होना चाहिए और उसको ग्रामीण एरिया में ज्यादा बढ़ाना चाहिए और उनके फिर रोजगार का सृजन भी उसी एरिया में करना चाहिए, तो उससे हमारी खुशहाली बढ़ेगी। भारत के चाइना के पास जो है करीब 40 लाख जो स्किल डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं, उस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। भारत के पास इनकी संख्या बहुत कम है ऐसा, लेकिन अभी जो पहली सरकार ऐसी है जिसने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन वो कितना आगे बढ़ सकता है, एक तो सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा ये है कि जो कसाना जी ने कई सवाल उठाए हैं उनमें 2-3 बातें हैं कि या तो सरकार ये सोचे, इस रास्ते पर आगे बढ़े कि भाई हम मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम के तहत दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पर लगें और हमारे युवा जाकर के उनमें नौकरी करने लगें। दूसरा एजेंडा यह है कि उन्होंने कहा कि 70% युवाओं के लिए किसान और कंपनी, किसान को ही कंपनी बना करके वहां पर कमर्शियल फार्मिंग और उसको एक कमर्शियल नजरिए से डिजाइन किया जाना चाहिए, रिडिजाइन किया जाना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं। हमें अपने युवाओं को नौकरी करानी है, सरकारी नौकर बनाना है, प्राइवेट नौकरी कंपनी में करानी है, कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहीं देना है जिन जड़ों में वो है। क्या यह तीनों काम करने हैं? किस दिशा में देश को बढ़ना है? जहाँ तक हमारी समझ ये है कि युवा शुरू होते हैं 10 साल की उम्र से, 13-14 साल की किशोरावस्था से शुरू होते हैं। 10 से लेकर 19 किशोरावस्था है। किशोरावस्था में नॉर्मली हमारे सोशल सोसाइटी है वहाँ पर काफ़ी सारे दबाव पड़ते हैं। लड़कों के ऊपर कमाई का दबाव करीब 14-15 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और लड़कियों के ऊपर गृहस्थी, शादी और इस तरह के दबाव शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों दबाव के रहते हुए जब आप 25 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब तक काफ़ी हमारे जो किशोर हैं वो इन दबावों के तहत दब चुके होते हैं। तो बेसिकली अभी हमारे को थोड़ा सा फोकस जल्दी किशोरावस्था पे यदि हम डालें, यूनिसेफ के तहत से तो हमारा फोकस किशोरावस्था पर है, तो किशोरावस्था हम जिसे आधा फूल कह सकते हैं। पूरी तरह बच्चे भी नहीं है और पूरी तरह से युवक भी नहीं है। तो उस स्टेज में जो उनके ऊपर दायरे, जो उनके ऊपर दबाव, जिस तरह के प्रेशर्स उनके ऊपर पड़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल कंप्लीट करने का प्रेशर हो, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे वो सीखने का प्रेशर हो, चाहे वो गृहस्थी का प्रेशर हो, जो कि लड़कियों के ऊपर पड़ जाता है कि अब तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम रसोई संभालना सीखो, अब जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये कॉन्वर्सेशन करीब 10 साल की उम्र से शुरू, 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। तो उस सब को लेते हुए बेसिक जो रिक्वायरमेंट में हमारी समझ से ये है कि ये जो 10 साल से 19 साल तक के किशोर अवस्था के बच्चे हैं, इनमें कॉम्पिटेंस, इनमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है एज ड्यूटी बेयरर्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज पंचायती राज, एज सोशल, हम लोगों जो आसपास उनके बड़े हैं, वो क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट विल हैपन, पर अभी पहले वो स्कूल ख़त्म कर लें, वो प्रेशर्स ऑफ मैरिज को ओवरकम कर लें, वो आगे चलकर
फिर अपने आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। तो उस एरिया में कॉम्पिटेंस मैं का फोकस जनपक्ष में करना कुछ चाहता हूं। बात ले जाना चाहूँगा कि जब ऐसे जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने स्कीम्स के बारे में यहाँ पर ये बताया कि वो उसमें इन्वॉल्व होने की उन्होंने कोशिश की, ऐसे कुछ युवा उनमें से ऐसे हैं कि जिन्हें ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार इन सारी स्कीम्स के मद्देनज़र भी, क्योंकि सिस्टम में वो है, इसलिए जब वो वहाँ पर गए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी दिखती है। ऐसा कुछ लोग बोलना चाहेंगे? मैं बैंक का उदाहरण दिया था कि मतलब जब भी कोई भी चीज़ जाइए, कोई करना है कोई काम आपको, तो वहाँ पे जाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको लोन देने में मना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भ्रष्टाचारी है। आप पैसा दे देंगे तो दे देंगे। हाँ, वो बात करते हैं। आप कुछ? जैसे कि किसान के लिए एक समरसीबल के लिए सब्सिडी मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार से। यदि किसी की अच्छी पहुंच है या वो जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको रिश्वत वगैरह दी जाएगी तो उनको जो है ये सेवा जल्दी प्रदान की जाती है, नहीं तो आम आदमी को वहाँ नहीं दी जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट विजिट करके उनको अगर हम पैसे देके अपना कोई स्किल सीखते हैं तो इसमें सरकार का क्या रोल है? बिल्कुल, ये क्या है आपका प्रश्न है? बिल्कुल, प्रश्न किससे है आपका? कसाना जी से। चलिए, पूरे पैनल से प्रश्न है, कोई भी जवाब दे सकते हैं। क्या पूछा आपने? यदि हम प्राइवेट, मतलब जो जिस इंस्टीट्यूट से मेरे पास कॉल आया, जहाँ पे मुझे विजिट करने के लिए बोला गया, उन्होंने बोला कि आपको इतने पैसे जमा करने होंगे तब आपके लिए स्किल, ये जो कोर्स आप कर सकते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का इसमें क्या रोल है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है जो मेरिट के लोग हैं उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करे, लोन दे, सब्सिडी दे, कुछ भी करे, लेकिन मेरिट के लोगों के लिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि सबको पीजी बनाने की जरूरत नहीं है। सबका स्किल अलग अलग है। कोई आदमी ITI के लायक है, कोई आदमी पॉलिटेक्निक के लायक है, कोई आदमी MA हिंदी के लायक है। आप सबको ही इंजीनियर बना देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपकी मेरिट आप आती है, उसका कोई एग्जाम वो लेते हैं और आप उसमें काबिल हैं, तो सरकार को कोई व्यवस्था जापान की तरह करनी चाहिए। नहीं, कसाना जी, एक बात और है कि जो सिस्टम है, मैं फिर वहाँ पर रुकता हूँ एक बार को, कि वहाँ एक दिक्कत है। मैंने सोचा कि पत्रकारिता कब तक, बुढ़ापे तक तो होगी नहीं, इसलिए घर में कुछ एक विकल्प तलाशना चाहिए, और इसलिए डेयरी फार्मिंग के लिए पिताजी से कहा और उन्होंने जिला विकास अधिकारी के सामने इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने इंटरव्यू भी पास कर दिया, कहा कि आप अपने बैंक मैनेजर से आप ओके करवा लाइए। बैंक मैनेजर ने 3 महीने तक फील्ड ऑफिसर को सर्वे करने के लिए नहीं भेजा। पता चला कि वो कुछ लेना देना चाहता है तब भेजेगा, और हमने उसको दिया नहीं, उसने हमें भेजा नहीं, हमारा काम हुआ नहीं। ठीक है, ये जो सिस्टम है, सरकार सपने बुनती है उन युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए, लेकिन सिस्टम जो है वो उसको कंसीव नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। इस पर किस तरह की? बिल्कुल सही बात है। देश के जनमानस में ये बात बैठ गई है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम होता ही नहीं, और ये बहुत बुरी, ये निगेटिव अप्रोच है। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूं तो वहां कुछ लोग इस तरह के आते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में किसी भी लेवल पे 1 रुपये का लेन देन, कोई भ्रष्टाचार, कोई बेईमानी कभी होती नहीं। लेकिन लोगों की धारणाएं बहुत उल्टी सीधी बाहर होती होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और सारे तंत्रों में ऐसा नहीं है। कुछ तंत्र हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ तंत्र हैं जो रोजगार परक, जो प्राइवेट संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने रोजगार और बहुत सारी चीजें बढ़ाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जी। लेकिन जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है वहाँ पर तो ये सब चलता है, तो ये सिस्टम तो शुरुआती बेसिस से ही स्टार्ट होती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे माननीय जज हैं और दूसरे जो सिस्टम के अंग हैं, उनके लिए वो चिंता का विषय है। ये बिल्कुल सही बात है, उस पर चिंता जाहिर हो रही है, उस पर एफिडेविट भी कुछ सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में आए हैं। ये सही बात। चलिए, हम जो है हम मुद्दे से ना भटक जाएं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ विकल्पों पर। जनपक्ष में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यंगिस्तान के भविष्य को लेकर, हम बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं उस युवा की वो जो 14 से आगे बढ़ रहा है, और उस युवा की भी जो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद दफ्तर धूल फांक रहा है, जो अपने उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए देखे थे।
दरअसल सरकार ने 2014 में जारी अपनी युवा नीति में भी युवाओं की क्षमताओं को पहचानने और उसके अनुरूप उनको रोजगार मुहैया कराने को ही केंद्र में रखा है। लेकिन सवाल ये है कि युवा शक्ति को संभालने और सही दिशा देने की सामर्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है। जरूरत शहरी युवाओं के साथ ही ग्रामीण युवाओं को भी इसमें भागीदार बनाने की है। शहरी और ग्रामीण युवाओं को उनकी योग्यता, क्षमता और जरूरत के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए आयाम सृजित करने की है, जहां हर कोई अपने अपने स्तर पर राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सके। दरअसल जमीनी सच्चाई यह है कि भारत के गांव में रहने वाले करीब 13 करोड़ युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के मामले में शहरी युवाओं से आज भी काफी पीछे हैं, जिसके चलते योग्यता और प्रतिभा के बावजूद ग्रामीण युवा रोजगार और विकास की दौड़ में शहरी युवाओं से काफी पीछे रह चुके हैं। ग्रामीण हो या शहरी, इस युवा शक्ति को जागृत करने के लिए सरकार को एक ऐसी युवा नीति की घोषणा करनी होगी जो शहर और गांव का भेद खत्म कर संपूर्ण युवा शक्ति के कल्याण की बात करे। युवाओं को अधिकार और कर्तव्य का एहसास कराते हुए दोनों के बीच संतुलन कायम करना होगा। शिक्षा देनी होगी ताकि देश की संपूर्ण युवा शक्ति चुनौती, पराक्रम और साहस के साथ जमीन की जटिलताओं का मुकाबला करते हुए एक अलग पहचान बना सके। भारत में युवा आबादी की इसी खासियत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंतन का दौर चल रहा है। युवा पीढ़ी को उनसे संबंधित योजनाओं की सही और समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए यूनिसेफ भी अपने स्तर पर प्रयत्नशील है। यूनिसेफ ने दिल्ली में नागरिक फाउंडेशन के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया। युवाओं से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए यहां पर यूनिसेफ ने देश भर के रेडियो पत्रकारों के जरिए सरकारी योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब रही, इस कोशिश से हम दीपक जी से इस कोशिश को समझना चाहेंगे, क्योंकि आप बाकायदा इसे हैंडल करते रहे। सबसे पहले आज़ादी के बाद हाँ, देश में यूनाइटेड नेशंस की इस बॉडी ने एक पहला ऐसा प्रयोग 21वीं सदी में आके इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हमारी योजनाएं गांव से शुरू होती हैं। तो गांव में उन योजनाओं का मूल्यांकन करना, उनकी देखरेख करना और जिनके लिए वो योजनाएं चल रही उनको शामिल करना, इसके जो तीनों अंग हैं उसको वहाँ पर मॉनिटर करने के लिए जिला स्तर के पत्रकारों को शामिल किया। खास तौर से रेडियो के लोगों को शामिल किया, पंचायत के लोगों को शामिल किया, युवाओं को शामिल किया। तो उनको ये महसूस हुआ कि हमारी जो योजनाएं हमारे लिए बनी है वो कितनी सही मायने में हम उसके हकदार हैं और सही मायने में कितना हमको लाभ मिल रहा है। तो पहली बार यूनिसेफ इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हम सीधे गांव तक जाएंगे और जाने के लिए उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिसमें समय कम खर्च होता है, पैसा कम खर्च होता है। दिल्ली में बैठ के थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, इस तकनीक के जरिए बिल्कुल वो जमीनी तौर पर सीधे जुड़े। जैसे आपका कार्यक्रम ये जमीनी तौर पर सीधे देखा जाता है गांव में, बिल्कुल, लेकिन इस कार्यक्रम और जो यूनिसेफ इंडिया इस्तेमाल करती है टेक्नोलॉजी को, उसमें टू वे लाइव इंटरेक्शन होता है। गांव का आदमी यूनिसेफ के अधिकारियों से, विशेषज्ञों से, माधुरी दीक्षित से भी, माधुरी दीक्षित सेलिब्रिटी वो लोग अपने इसलिए लाते हैं कि उनकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में और गांव में भीड़ इकट्ठा होती है। ये एक अलग तरीके का एक मैकेनिज्म है। कसाना जी, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूँगा। इस देश में रिलायंस हो, टाटा हो और बहुत सारे पूंजीपति हों, वो अपना उत्पादन करते हैं और उसको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है उसकी मार्केटिंग भी खुद करते हैं। लेकिन क्या किसान को या ग्रामीण जो भारत है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो भी उत्पादन तो कुछ ना कुछ करते ही हैं? क्या किसी एक चीज़ पर सरकार या पूंजीपतियों को ये कहे कि भाई आप एक चीज़ से नियंत्रण छोड़ दीजिए पूरी तरह से और इनको सपोर्ट करे कि आपका उत्पादन अंतिम व्यक्ति तक आपके ही हाथों से पहुंचे, क्योंकि वैल्यू एडिशन होगा तो उसकी जो है कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे में इसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। यानी ग्राम सभा ने दूध को इकट्ठा किया और ग्राम सभा ने जो है उसको वहाँ शहर के अंदर 2 गलियों को उनकी एक टेरिटरी बना दिया गया एक गांव के लिए। वहाँ पर दूध ग्राम सभा ने 35 रुपया लीटर लिया और वहाँ पर जाकर उसको 50 रुपया लीटर बेच दिया। इसमें जो भी मुनाफा आया है वो पूरे गांव का एक तरह से वो हुआ।
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी भी एक चीज में पूरी तरह से ये जो ग्रामीण भारत है, पिछड़ा हुआ भारत है, उसको एक स्पेस देना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इसको हम इस तरह समझेंगे, और मैं यहाँ से सारे देश के अपने माननीय सांसदों का भी आह्वान करता हूँ कि इसको यदि सुने तो इस पर गौर करें। टोटल भारत का बजट करीब करीब 40 लाख करोड़ का है, स्टेट का और सेंट्रल का मिलाकर। एक गांव में यदि 1500 लोग रहते हैं तो प्रति व्यक्ति यदि हम इस बजट का औसत निकालें तो 32,000 रुपया सालाना आता है। इसके माने करीब करीब ये हो गया कि एक साल में करीब जो है 4 करोड़ 80 लाख का खर्चा उस गांव का बजट का हिस्सेदारी है। और यदि उसको मल्टीप्लाई करें और 10 गांव का एक क्लस्टर बना दें तो उस गांव का जो हिस्सा 500 करोड़ रुपया बैठता है 10 साल में। यानी कि आप इस देश में ईमानदारी बरत दें और इस देश के गांवों के साथ सौतेला व्यवहार जो आज तक होता आ रहा ना करें, तो हर 10 गांव के क्लस्टर पे 500 करोड़ रुपया आ गया। हमें आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। जो टोटल बजट का एलोकेशन है हर गांव को, जितना आप शहर में देते हैं उतना गांव को दे दीजिए। प्रति व्यक्ति हिस्सा बांटना पड़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति हिस्सा बटेगा तो हर गांव में कितना आता है? लेकिन जो हिस्सा बटेगा वो पाकिस्तान की सीमा पर जो सैनिक हैं, नहीं, जो यहाँ उसका बताता हूँ, उसका मंत्रालय हैं, उनके खर्चे बिल्कुल ठीक है, हैं, उस सबको निकालेंगे। जब उसको 5 करोड़ रुपया आता है तो उसमें से करीब करीब 1.6 करोड़ जो है हमारा पेंशन, दूसरे दे, आर्मी, उस सबको निकालेंगे तो 3 करोड़ के आसपास करीब आ गया। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 करोड़ रुपया आता है। तो 300 करोड़ रुपया की जो यदि आप ईमानदारी बरत दें 10 साल में बहुत है। 10 साल में बहुत हो गया। कोई गांव इस देश का ऐसा नहीं बचेगा जो कनॉट पेज से बेहतर ना हो जाए। और ये कमाल है, ये हमें सारे देश के सांसदों को सोचना चाहिए। इस देश का विकास वहीं से घूमेगा। हमें सारे डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ये सब करते हुए, दूसरा एक बात और मैं कहूँ, हमारी अलका जी बैठी हैं इधर, मैं जिस गांव इलाके से आता हूं मुझे ताज्जुब है, मैं शहरों में जो दूसरी चीजें देखता हूं, पिछले 500 साल में हमारे 30 गांव के अंदर एक भी लड़की के साथ, किसी बहन या बेटी के साथ बदतमीजी नहीं हुई आज तक। ये भी भारत का एक हिस्सा है। बिल्कुल, वहां वो युवा पैदा होते हैं, आप एक मुक्का लगाएं तो आदमी पानी नहीं मांगे। वहां बहुत बढ़िया खाते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं, किसी के मन में गंदगी नहीं आती। छोटे छोटे 5 साल की लड़कियां सारे गांव में इस मोहल्ले से घूमते हुए उस गांव का एक चक्कर लगा के शाम को घर आती हैं, कोई किसी की नजर में फर्क नहीं आता। ये सारी गंदगी मैं कहता हूं शायद पढ़े लिखे समाज ने ही पैदा की है, जो शहरों में होती है, गांव में कहीं नहीं है। जंगल 4-4 किलोमीटर तक कि समाज खत्म हुआ है और भीड़ पैदा हो गई। भीड़ पैदा हो गई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो छोटे घरों में रहते हैं, शादी गड़बड़ है, वहां बड़े बड़े आंगन में बच्चे घूमते हैं। सोशल मैकेनिज्म जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। अलका जी, ऐसा लगता है। हम यहाँ पर एक थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हैं वो प्रयास भारत के संदर्भ में यूनिसेफ के जरिए ही हों, तो वो कितना कारगर आपको लगते हैं अभी तक? भारत, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं आकर के आप भी फंस जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिंदी अनुवाद है, वो राष्ट्र के बिना नहीं है। संयुक्त राष्ट्रों की ही पोषी जाती है, जो कि वापस संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में आती है। तो संयुक्त राष्ट्र किसी भी देश में काम करते हैं तो वो राष्ट्र के साथ ही काम करते हैं। तो इसलिए जो देश अपने विकास के लिए कर रहा है, उस विकास को किस तरह से बढ़ोतरी दी जाए, ये संयुक्त राष्ट्र का काम है। चाहे उसके लिए आपको ग्लोबल एक्सपीरियंस लाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको किसी छोटी जगह में करके दिखाना पड़े, किसी पार्टनरशिप के द्वारा करके दिखाना पड़े, या खुद ही सिस्टम की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़े, इस तरह से हम लोग काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो बेसिकली ग्लोबल एक्सपीरियंस को भारत देश में लाना, कुछ एक्सपीरियंसेस जो दौर देशों में बने हुए हैं उनको यहाँ पर लाना, इस तरह का काम होता है। और उसी के तहत अभी हम लोगों ने एक युवाओं के लिए टेलीविज़न, रेडियो, एक मोबाइल गेम, एक इंटरपर्सनल, एक सोशल मीडिया, एक फेसबुक पेज करके शुरू किया है, जो कि ट्रांसमीडिया हो, सब तरफ से युवाओं को बात करने की अपॉर्चुनिटी मिले। यदि बात करने से ही तो बात बनती है, जैसे कहते हैं, तो इसलिए उनकी कॉन्वर्सेशंस को, उनकी बातचीत को बढ़ाने के लिए ग्लोबली एक एक्सपीरियंस हुआ है, उसी एक्सपीरियंस को भारत देश में लाने का एक सोशल मीडिया पर ऐसे कितने युवा यहाँ पर हैं, मैं हाथ उठवाना ही चाहूँगा, जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया और वो अपने 5-6 मित्रों से ज़्यादा मित्रों के साथ बात करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 5-6 से ज़्यादा करते हैं बस, है ना? मुश्किल से 40% लोग हैं।
जो केवल अपने सबसे नजदीकी मित्र के साथ ही बात करते हैं, उससे ज्यादा वो इधर उधर नहीं जाते। इतने ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोग भी 2-4 हैं कि 1 या 2 लोगों के साथ ही बात करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जो अलका जी का कहना था कि जो चीजों को दुनिया में क्या चल रहा है इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे लोग कितने हैं? जिसने कभी पोस्ट अपनी या लाइक करना, पोस्ट को अलग बात है, लेकिन खुद पोस्ट करना, फिर उस पर रिएक्शन लेना, ऐसे कितने लोग हैं? 4-5। बिल्कुल, ये संख्या बहुत कम है। हमारे जो प्रयास हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रयास हैं, वो कितने जमीनी हैं, इसको हमें समझना तो पड़ेगा। दीपक जी, मैं एक मेरे मित्र का एक जो सजेशन है वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। मित्र कहता है कि उसने एक फार्मूला दिया, कहा कि भाई आप पूरे देश में को शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर ले आइए। नंबर 1, सबकी तनख्वाह जो है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, वो सरकारी ट्रेजरी से जाए। कंपनी या स्कूल या इंटर कॉलेज जो भी है वो 3 महीने की एडवांस सैलरी वहाँ पर रखे रहे। नंबर 3, 10 साल के अंदर उसको कम से कम 1 साल का स्किल इंडिया के थ्रू या उसे ऐसे 250, 300, 500 ऑप्शन दिए जाएं कि भाई आप जो करना चाहते हैं आप 1-2 साल में तो केवल चूज करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपको बीच बीच में हम 10 साल में ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद आप जो है 10 साल बाद ये छोड़कर उस काम को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको करना शुरू करिएगा। इसके लिए हम आपको केवल 10 साल तक जो हैं आपका 30% वेतन ही रिलीज करेंगे, 70% वेतन बचा कर रखेंगे, बाद में उसको ग्रेचुइटी फंड बाकी कुछ और सब मिलाकर आपको जो है 4th क्लास के नौकर को भी 40-50 लाख रुपया जो है देकर भेज देंगे, ऐसा वो कहता है। और फिर वो कहता है, इसके पीछे तर्क देता है कि नौकर कोई बनना नहीं चाहता, और अगर नौकरी अपने बाई नेचर भी अगर वो कर लेता है तो एक मास्टर भी एक सूत्र को 10 साल तक ऐसा स्लेट पर बोर्ड पर लिखते लिखते वो भी बोर आ जाता है। कहीं ना कहीं उसका एक सुझाव था, उसका कहना था कि बड़ी संख्या में नौकरी में भी लोग आएंगे, वही लोग आगे भी बढ़ेंगे, और ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने की एक सिस्टम शायद तैयार हो सकता है। ये आपने मित्र का सुझाव रखा है, सुझाव उन्होंने कुछ अध्ययन करने के बाद बताया होगा। अच्छा हो सकता है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। नहीं, मैंने टिप्पणी करने के लिए कहा आपको। नहीं, उस विषय पर मैं उसी से जुड़े विषय बताऊंगा। जो हमारे साथ युवा बैठे हैं और सारे अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, ये यहाँ से कुछ अर्जित करने के साथ जाना चाहते हैं। हम लोग भी इस कैटेगरी में बैठ चुके हैं। कुछ लेकर जाना चाहते हैं कि आप लोग? कोई विचार है, सुझाव है, तो लेके जाना चाहते हैं। ये युवा देश इनको देना चाहता है, इनके सामने समस्या एक भ्रष्टाचार की आ गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, मेरे सामने भी आई, कि हमारे देश का युवा और हमारे देश के पैनलिस्ट दोनों लोग आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि देश भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगा है। अब असली चीज है कि इन युवाओं के सामने इस वैचारिक चर्चाओं से कुछ उनका ऐसा मार्गदर्शन हो जो सरकार भी नहीं कर पा रही है। जैसे ये बड़ी बात है, लोन लेने के लिए गए, हमारी चर्चा खत्म हो जाएगी, ये जाएंगे, इनको यहाँ के क्या इन्होंने हासिल किया। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योजनाएं तो बहुत सारी बनी, लेकिन भ्रष्टाचार का शिकायत करने के बाद उस शिकायतकर्ता को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका कहीं कोई, और उसका कंपनसेशन कैसे होगा इस बच्चे को, इसका किसी सरकार ने कोई मूल्यांकन नहीं किया। देश में सतर्कता आयोग है, नीति आयोग है, ऑडिटर कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है। सारे लोगों ने भ्रष्टाचार को निवारण के लिए नंबर दे दिया और अपने युवाओं से कहा कि शिकायत करो। युवा जाके शिकायत करेगा, चूंकि उसको इस तरीके की ट्रेनिंग मिल रही है। उसका सामना करने के बाद उसके कैरियर का कितना नुकसान होगा, देश इसका आकलन नहीं कर रहा है। मेरा चूंकि युवा पीढ़ी है, बिल्कुल करप्शन सर्वमान्य है, ये सबने स्वीकार किया है, हमारे पैनलिस्ट ने भी स्वीकार किया है, आप लोग भी कह रहे हैं। युवाओं को केवल एक चीज का मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सामंजस्य के साथ में और अनुभवों के आधार पर, जो आप जितना अध्ययन करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं,
उनके आधार पर अगर आगे बढ़ने की आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति माने मजबूत आगे रहेगी तो आप बढ़ने की विल पावर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर बैंक मैनेजर ने लोन नहीं दिया तो भी आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा, उसके तरीके ढूंढने होंगे। वो तरीके क्या हो सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनपक्ष में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम सिर्फ और सिर्फ सुनने की कोशिश करेंगे, जनपक्ष को सुनने की कोशिश करेंगे उस युवा को जिसके लिए आज ये कार्यक्रम बनाया गया है। जी, आप बात करिए। सबसे पहले क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि सरकार बच्चों को 5th या 6th क्लास से 12th क्लास के बीच ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देती जिससे वो उत्पादन में अपना योगदान दे बिल्कुल, यानी सके। पारंपरिक शिक्षा को छोड़ करके एक तरह की जिसको कहा जाता है स्किल वाली जो शिक्षा है उसको शुरू से ही दिया जाए। जी, आप बोलिए। मेरा प्रश्न विजय कसाना जी से है कि विजय कसाना जी बोले कि अगर सरकार 300 करोड़ रुपया अगर हर गांव को दे दिया 10 गांव, हाँ 10 गांव को, तो विकास क्या लगता है कि सिस्टम जो है वो सही होगा? बिल्कुल, आप अपना सवाल करिए। तो वे कर सकते हैं, मतलब नॉट मैं मनी से मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वही कर सकते हैं तो जिसमें कोई पर्टिकुलर जैसे प्रॉब्लम है वो उसमें गवर्नमेंट ने उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या मतलब स्कीम रखी है, ये बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने क्या स्कीम रखी है वो उनका और उनकी जिस तरह की स्थिति है उसके लिए वो जानना चाहते हैं। आपका सरकार के द्वारा 3% का करीब मेरे ख्याल कोटा है, और उसमें यदि आप एलिजिबल होते हैं उनकी टर्म कंडीशन पे तो सरकार उसमें वो लेती है, उसमें पूरा आपके साथ न्याय बरता जाता है। आप अपना सवाल करिए। सर, मेरा प्रश्न आप सभी पैनल से है कि अगर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती हैं वो कहीं ना कहीं कल्पना पर ही लगता है कि इमेजिनेशन पर है, वो फुलफिल हकीकत में नहीं हो पाती। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हकीकत वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, नहीं उतर पा रही हैं। जी सर। सर, जैसे सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, लेकिन आम आदमी का सामना रोजाना सुप्रीम कोर्ट से या हायर अथॉरिटीज से नहीं होता, जबकि वो निचली अथॉरिटीज होता है। हाँ सर, तो सर वहाँ की जो भ्रष्टाचार है उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, जरा। हाँ जी, मेरा कसाना सर से सवाल है पहले कि सर आपने कहा कि युवा जो कि गांव में उनको ज़रूरत है कि वो अब कृषि में इन्वॉल्व हो, तो जो वो प्रवास कर रहे हैं उसको देखते हुए आपको नहीं लगता कि जिस तरह की धारणा हमारी कृषि को लेके बन गई है उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी सरकार को कुछ योजना चलानी पड़ेगी? रोजाना गांव छोड़कर शहरों में बस रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। गड़बड़ हो गई है। और सर एक द्विवेदी सर से ये होगा कि सर आपने कहा था कि अब जरूर एक टाइम आएगा जब एग्रीकल्चर हमारा एकदम ही ध्वस्त हो जाएगा, खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा। इस तरह का डिस्कशन भारत में पहले भी हो चुका है। सर विकास का ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जाए कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन या कृषि में से एक को ना चुनना अपने पास रखिएगा, इसका जवाब रखिएगा। कुछ सवाल हम ले लेते हैं। सर जिस तरह से हमारे देश में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं सर जिस तरह से मैं खुद भी छत्तीसगढ़ से हूँ सर वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खासकर जो नक्सल प्रभावित हैं सर, वहाँ पे जो नक्सली है सर जो युवाओं की शिक्षा है उसमें बाधा डालते हैं सर। जिस तरह से जैसे चलती कक्षाओं के बीच में छात्रों को उठाकर ले जाते हैं, अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश करते हैं सर, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, इस विषय से संबंधित सवाल करिए। कहाँ से हैं आप ये भी बता सकते हैं अगर दिल्ली के बाहर से हैं। जी हेलो द्विवेदी सर, मेरा नाम प्रियंका है और मैं बिहार से हूँ। सर आपने कहा कि जो युवा है उसे खुद अपना विल पावर दिखा के खुद अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। फिर सर अगर हमें खुद फाइट करना है तो हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखें? सरकार किस लिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम सौरभ यादव है, अलीगढ़ ज़िले के नगरिया सैनी गांव का निवासी हूं मैं और दिल्ली विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन में पढ़ रहा हूं। तो मेरा प्रश्न कसाना सर से ही है कि सर जो इंडिया को जो डिजिटल बनाने की बात की जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो गांव में प्राथमिक विद्यालय खोल दिए हैं जहां पंजीरी बांटी जाती है और टीचर सोते रहते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं, वहां उन विद्यालयों में टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए, उनमें सेंसर सिस्टम लगाना चाहिए कि टीचर आए अपनी अटेंडेंस लगाए, CCTV से उसको रिकॉर्ड किया जाए। छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है लेकिन शिक्षा के स्तर में कोई बहुत बड़ा क्रांति नहीं हो पाई है। जी सर, मेरा क्वेश्चन कसाना सर से है। सर जैसा कि हम देखते हैं सर गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, पर लेकिन सर वो हमारे क्षेत्र के सभी लोगों तक नहीं पहुँचती, अंतिम व्यक्ति तक
किस तरीके से कैसे पहुँचाया पहुंचे? जाए? हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन द्विवेदी सर से है। सर अगर हम स्ट्रॉन्ग विल पावर क्रिएट कर भी ले तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने जो एम है उसको कैसे हासिल कर पाएंगे? बोलिए, बहुत एक लाइन में बोलना है, हम सबका सवाल लेना चाहते हैं जी। सर जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हैंडीकैप के लिए 1500 रुपये महीना दे के छोड़ दिया जाता है, कि ये बंद करके हम सबको कोई रोजगार नहीं दिया जा सकता? जरूरी नहीं है 1500 में हमारी जीवन बसर तो हो नहीं सकता सर। 1500 में 50 रुपये डेली। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो संज्ञान में आया है। बिल्कुल, आप बोलिए। सर मेरा नाम रवीश कुमार है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और रहता हूँ दिल्ली में। सर आज के मौजूदा समय में भी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का युवा पीढ़ी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाती। वो ये नहीं समझ पाते कि इस योजना का क्या मकसद है या फिर कहाँ कैसे इसको प्रक्रियात्मक रूप निभा सके। बिल्कुल, सवाल करीब करीब जो हैं वो पूरे हो गए हैं। मैं मंच की ओर जाना चाहूँगा और ये जितने भी सवाल आए हैं इनका जो लब्बो लुभाव है, आपको जितने सवाल ध्यान में रहे हो, मैं चाहूँगा कि वो 1 2 3 सवालों का जवाब आप 1 मिनट भर में दे दें तो अच्छा होगा। सारे युवाओं की 2 मेन जो इनकी भावनाएं, इनकी परेशानियां आई हैं, एक अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, अपने रोजगार को लेकर। बिल्कुल। दूसरे भ्रष्टाचार को लेकर। रोजगार और भ्रष्टाचार, रोजगार भ्रष्टाचार 2 चीज, दोनों से सारे लोग बच्चे उसी से परेशान हैं। मेरा इनको जो निजी सुझाव जिससे मैं गंगा पार करके आया हूँ, बिल्कुल, ये केवल एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा जिस पर आप विचार कीजिएगा और आपको सारा हल मिल जाए। जैसे आप स्टेशन पहुँचते हो, आपका रिजर्वेशन नहीं है, जाना आपको ज़रूरी है। उस समय आप ट्रेन के डिब्बे में जाने के बाद में अपना एडजस्टमेंट अपनी काबिलियत से टीटी से करते हो, पर्सनल से रिक्वेस्ट करते हो, पैसेंजर से आप चले जाते हो। उस समय कोई भी आप इतिहास में घटना नहीं होगी कि रेलवे स्टेशन से टिकट कलेक्टर की कंप्लेंट की कभी कोई शिकायत गई हो और किसी ने अपनी ट्रेन छोड़ी। आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हो ग्रेजुएशन के लेवल पर कि अगर सरकार की नीतियां आपको सपोर्ट नहीं करें तो नीतियां बदलने का काम आपका नहीं है, आप बदल भी नहीं सकते हैं। नीतियां एक दिन में बदलती नहीं, संविधान बदलने के लिए संसद को एक निर्धारित प्रक्रिया में जाना पड़ता है और नीतियों को बदलने के लिए सरकार को काम करना पड़ता है। इसलिए आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं। मेरा आपको निजी सुझाव ये है कि परिस्थितियों से विल पावर की जो मैंने आपसे बात की, बिल्कुल दीपक जी का कहना है कि परिस्थितियों से मुकाबला करिए। कसाना जी, अलका जी पहले आप बल्कि। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि परिस्थितियों से मुकाबला करने के साथ साथ खुद तो करेंगे ही, पर अपने पेरेंट्स, अपनी टीचर, अपने साथ में जो आपके साथ जुड़ सकते हैं उन्हें साथ जोड़कर परिस्थितियों के साथ मुकाबला करिए, ताकि ये जो आवाज़ है ये बढ़ेगी और जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती चली जाएगी वैसे ही बवाल उठेगा और फिर नीतियां भी बदलने का। कसाना जी, क्या उपाय है आपका? पहली बात तो जो हमारे अशक्त भाई, जिनको आजकल एक नया नाम दिव्यांग बोलते हैं, ये इस पैनल से सरकार हमारी बात सुने कम से कम कि इनका जब तक इनको जॉब नहीं मिलते हैं तो कम से कम इतना सम्मानजनक मानते हैं तो बढ़ाना चाहिए जिससे गुजर बसर समान तरीके से हो सके। नंबर 1 बात। दूसरी बात आती है अभी जो प्राथमिक विद्यालय की बात की, और इसी बात से नक्सलाइट को भी जोड़ा जाता है। देखिए नक्सलाइट हम ही और आप जैसे ही पढ़े लिखे लोग थे जो जिनको गुमराह तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका यह है कि बस संसाधनों पे बंटवारा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बल का प्रयोग कर लिया, उसका मैं समर्थन नहीं करता। उनको मुख्यधारा में लौटना चाहिए और सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए। उनका मकसद केवल संसाधनों का बंटवारा है, जैसे कैसे आप कहेंगे कई जगह वार्ता हुई भी हैं और होते रहना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब आपस में मतभेद आएंगे तो ये चीजें नेचुरल पैदा होती हैं। पैदा कैसे होगा? गोयनका के स्कूल में, प्राइमरी के स्कूल के बच्चे से 7 लाख रुपया लेते हैं आप साल का, और एक प्राइमरी के स्कूल में आप टीचर भी और बोर्ड भी नहीं देते हैं, तो वहां क्या होगा भाई? वहां तो ये तो कुछ ना कुछ होगा ना, कोई रास्ता गलत निकलेगा। इसी तरह से दूसरी चीज आती है, अब सारे सिस्टम को कैसे हम देखें। ये युवा हैं, इन युवाओं की सारी काबिलियत इन्हीं को नहीं लानी है। सरकार, हमारी पहली पीढ़ी, उनका क्या कर्तव्य है? ये उनकी जिम्मेदारी है कि हम इनको ऐसा माहौल दें जिससे इनका सर्वांगीण विकास हो सके। माहौल तब होगा जब नफरत की राजनीति बंद हो, गांव के साथ सौतेला व्यवहार बंद हो, क्वालिटी का एजुकेशन शुरू हो, और इन बच्चों को ये भी बताया जाए कि इंजीनियरिंग कॉलेज अपने लालच में मत खोलिए। ये भी बताया जाएगा आपकी एबिलिटी भाई ITI की है, आप ITI करिए, आपकी पॉलिटेक्निक है आप उसमें जाइए, आप हिंदी में ऑनर्स करिए, आप स्टेनो बनिए। आप सबको बहुत पढ़ाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मान लिया जो हमारे एलाइड व्यवस्थाएं हैं उन पर लोग काम करेंगे, स्टेनो भी बनने हैं
ऑफिसर भी बनने हैं, मीडियम भी बनने हैं, माली भी बनने हैं, तो सबको आप ऑफिसर नहीं बना सकते। सरकार में क्या हो रहा है कि हर आदमी को गलत तरीके से आप एमबीबीएस करा देंगे, उसको फिर वो गलत तरीके पे आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कसाना जी, अलका जी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे के पूरे जनपक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और यहाँ पर एक बात जो है वो यहाँ साफ हुई है कि कलेक्टिव एफर्ट जो हैं, मिलजुल कर चीज़ों को शायद अपने अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। राजस्थान की कुछ महिलाएं मिलकर के वो करीब 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर केवल मिल्क कलेक्शन से उन्होंने शुरू किया। एक तरह का स्टार्टअप है जिसको समझना चाहिए, और ये मिलजुल कर ज़्यादा अच्छा होता है। मेढ़ा गांव के लोगों ने मिलजुल कर अपनी ज़मीन पर खेती की और 1.5 करोड़ रुपए का बांस पैदा किया। हैदराबाद के एक गांव ने हर किसान ने अपनी मेड़ को ढहाकर मिट्टी में मिलाकर सारे खेतों को एक कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पूरे गांव को एक कंपनी बनाया, और उसके बाद अमेरिका के साथ भी 2 कंपनियों के साथ वो अपना व्यापार करते हैं, अपना उत्पाद बेचते हैं। कोल्हापुर के शुगर मिल ने जब एक गांव के किसानों का पैसा नहीं दिया, तब उन्होंने मिल करके जो गुड़ है उसकी छोटी छोटी बट्टियां बनाना शुरू किया, और वो ऑर्गेनिक गुड़ को उन्होंने देश भर में और देश के बाहर सप्लाई करना शुरू किया, और देश के बाहर से वो डॉलर में इनकम लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें कल्पना, संकल्पना, सपने सब देखने होंगे, खुली आंखों से देखने होंगे, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। इस पूरी की पूरी बहस में हमारा नजरिया पूरी तरह से साफ था, न पक्ष न विपक्ष, हम थे पूरी तरह से निष्पक्ष, और आप देख रहे थे हमारे साथ सिर्फ जनपक्ष।